बताया था कि इंडियन तो भारतीय विदेश के लोग भी इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ, बताए थे। ये भी बताए थे कि किस किस देश से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था और एशिया महाद्वीप में 1 रैंक पे प्रथम स्थान पे ये चलता था उस जमाने में। जब ये विश्वविद्यालय बना धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुई, ताकि खोलने के साथ ही विकास नहीं हुआ, धीरे धीरे करते करते विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। किस शताब्दी में ले लिया था, कोई बताएगा? 7वीं शताब्दी में जब ह्यूआन त्सांग आया था, चीन का जो यात्री था, चीन का ठीक है नागरिक था, वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। तब उस समय वो अपने बुक में लिखा है कि उस समय 7वीं सदी में और किस काल में आया था, मगध का सम्राट था उस समय हर्षवर्धन, उसी के काल में आया। तो बोला कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका है और बहुत उन्नति के शिखर पे था। ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, ये कौन बोल रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ह्यूआन त्सांग द्वारा लिखी जो बुक है उसका अध्ययन इन्होंने किया, तब ना ये 2-4 लाइन वहां से उठाकर यहाँ पे दिए हैं। फिर इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाती हूँ करके मैंने बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है मैंने सब कुछ जाना है, नालंदा विश्वविद्यालय बना कैसे? ऐसे तो बना नहीं, बहुत बड़े एरिया में है, तो उसके लिए जमीन कहाँ से आई, किसने इसका सपोर्ट किया, सहयोग किया, उस समय कौन से राजा थे, XYZ मैंने ये बताया था कि नालंदा के 500 व्यापारियों ने चंदा इकट्ठा करके उस चंदे से जमीन खरीदा गया और जमीन को भगवान बुद्ध को दिया गया। ये सब बताया था ना, भगवान बुद्ध को दिया गया और फिर आगे खरीद कर फिर उसी में ह्यूआन त्सांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था, जो कि मैंने अभी बताया 7वीं सदी में आए थे। यहाँ उस समय 6 विहार थे, यानी कि 7वीं सदी में जो उन्नति के शिखर पे था विश्वविद्यालय का जो विहार थे, बड़े बड़े जो कमरे मात्र 6 थे पाए उस 7वीं सदी में। लेकिन धीरे धीरे इसका विकास हुआ। देखो इसमें क्या लिखा है, 8वीं सदी के, 7वीं से आगे हम लोग 8वीं सदी के यशोवर्मन एक पूर्वी राजा है, जितने भी नाम ले रहे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के नाम लिए जा रहे हैं। तो 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में, शिलालेख मैंने बताया था ना कि अपने द्वारा जीवन काल में जो भी राजा कृत्य करते थे, जो भी उपलब्धियां उन्होंने की है, सभी यहाँ पे लिखवा देते थे। कई शिलालेख में, कई स्तूप के माध्यम से, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम आप सामाजिक विज्ञान में पढ़िएगा, उसमें दिखेगा। तो 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है, उसमें भव्य बहुत अच्छे से कि नालंदा विश्वविद्यालय इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल था, उसका जाने का मार्ग तक बताया। सबसे पहले हम इसका मार्ग जानेंगे, मार्ग जान चुके हैं ना। अब नालंदा विश्वविद्यालय दिखता कैसा है, मैंने उस दिन बताया था कि उनके चारों ओर यहाँ के विहारों की पंक्तियाँ होती है, कहीं के पीले ऊपर तक होती है, कहीं के सुंदर खूबसूरती के लिए बने तो पीले का ऐसे लगता था कि बादल जो है, मान लो बादल यहाँ से टच कर रहा है पिलर, ठीक है। सपोज जैसे मैं बता रही हूँ कि आंखों के सामने वैसा प्रस्तुत करो तो तुमको दिखेगा वैसा, यस ना जाके भी तुमको नालंदा तुम्हारी आंखों के समक्ष दिखेगा, लेकिन गौर से। तो यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश के मेघ यानी आकाश के बादलों को छूते थे, यानी ऐसा एकदम छूते थे। मान लो ये बादल हो गए, ये शिखर हो गया, ये ऐसे टच करते थे। इतने बड़े बड़े शिखर हो, बादल इतने नीचे तो आएंगे नहीं आएंगे, यानी कि कितने ऊंचे बने होंगे तुम लोग खुद सोच सकते हो। उनके चारों ओर, मान लो ये नालंदा विश्वविद्यालय है, मान लो ये नालंदा है, ठीक है, हम घर नहीं बना रहे, ये नालंदा है, इसके शिखर बादलों को छूते हैं। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर है, नदी है, ये नालंदा हो गया। इसके चारों ओर बीच में नालंदा, ये नदी है, ठीक है। नदी भी किस रंग का है? नीला, ठीक है, नीला।
कहीं ना कहीं है। ये जब कमल होता है, कमल के पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं ना, पूरे पानी को ढक लेते हैं, देखे होगे ना। तो वो तो समझो कि पूरे हरा हरा नीला पानी, हरा पत्ता, उसमें लाल रंग के कमल, बीच में नालंदा, उसके ऊंचे ऊंचे शिखर बादलों को छूते हुए, कितना भव्य दृश्य का अनुभव हो रहा है। देख पा रहे हो तो दिख रहा है, हम लोग समझिए कितना सुंदर दिखता होगा नालंदा विश्वविद्यालय। नीला पानी, हरा पत्ते, लाल रंग की कमल, ऊंची शिखरों को बादल छू रहे हैं, आकाश नीला, हरी हरी इसके चारों बगल हरियाली, कितना सुंदर मनोहारी दृश्य होगा ना जी, पढ़ने में मन लगेगा। अब देखो आगे, बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी। आम्र कुंज तो देखे होगा जी, लगता है जो बहुत ज्यादा जमीन पेड़ पौधे बढ़ जाते होता है ना जी, देखे हो। यहाँ के भवनों के सिर्फ ये दिख रहा है। अब जो भवन जो बना है तो भवन में भी एक तो प्लेन बन गया ना, ये दीवार ये प्लेन है ना, इसमें भी डिजाइन पत्थरों से करके कारीगरी की जाती है, होती है ना, जैसे कि ताजमहल कारीगरी है ना, लाल किला, बहुत सारे जो पुराने जमाने की किलाएं होती थी, अरे वो भी छोड़ दो, यहाँ हथुआ चले जाओ, किला है ना, गोपाल मंदिर में किला महल है, तो वो जो कारीगरी की गई ना इस पे, वो स्थापत्य कला उसको कहते हैं। स्थापत्य कला का वो नमूना है, वैसी कारीगरी इसकी भी की गई। इसीलिए किया गया कि यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता है, कितनी खूबसूरती से इस विश्वविद्यालय को बनाया गया है। देख पा रहे हो तुम लोग? उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थी, यानी कि इसके दीवार पे ना इस प्रकार से कारीगरी की गई, इस प्रकार से स्थापत्य कला का नमूना का प्रदर्शन किया गया था। छोटी छोटी मूर्तियों को पथेलियों पर इस्तेमाल कर बनाया गया था, जैसे कि अजंता की गुफाएं। तुमने जाना कभी सेशन पढ़ना मध्य प्रदेश जो पुरानी पुरानी जगह देखना कि कभी कभी पूरा रामायण पहले की संस्कृति के बारे में दृश्य के माध्यम से किताब का अध्ययन लिखा जाता है। कोई भी कहानी हो गया उसको लिखित रूप में नहीं, दृश्य रूप में यानी ड्राइंग के रूप में उसको बताया जाता है कि पहले के लोग कैसे जीते थे। तुम जाना पुरानी जब बड़े होना, चाहे अगर यहाँ पर दूध उतना दूध तो ले नहीं जाएगा, देखना कि मैम बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी। तो कभी स्मार्ट क्लासेस कराएंगे तो वहाँ का नमूना दिखाएंगे कि कितनी कारीगरी की गई है। जो पुराने जमाने के मंदिर है, मंदिर हो गया, किला हो गया, महल हो गया, उस पे जाकर देखना कि इसमें कितनी कारीगरी की गई। चाहे मोबाइल में सर्च करके देखना, अजंता की गुफाओं को देखना, उसमें देखना कितनी कारीगरी की गई है। तो ये वैसी ही कारीगरी इस विश्वविद्यालय पर भी की गई है। बहुत भव्य सुंदरता में 4 चांद लग गया ना जी। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थी। यूं तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम, यानी कि संघाराम मतलब कि बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन कोई ना बेस्ट होता है, सब बेस्ट नहीं होते हैं, नहीं। संघाराम मतलब बहुत सारे, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है, यानी इसके समान द्वितीय दूसरा कोई भैया नहीं है। एशिया में फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, इंडिया में दूसरा कैसे हो जाएगा? इसके समान हो सकता है? नहीं ना। जो विदेश से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, चीनी यात्री, अब आते हैं चीनी यात्री। आया पहले कौन आया? हैंसांग, दूसरा 14वीं सदी में हैंसांग, 7वीं में आया युआनचांग, फिर आया एत्सेंग। ठीक है, ये कब आया? 8वीं सदी, क्योंकि 8वीं सदी का जिक्र किया जा रहा है। तो चीनी यात्री एत्सेंग के समय इस बिहार में, यानी जब ये आया, चीनी भी चीन से ही आया था, इसने जब आया तो अपने द्वारा लिखा बुक, उसमें इसने क्या लिखा है कि चीनी यात्री एत्सेंग के समय इस बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप, पहले कितने थे? जो 6 से आगे थोड़ा विकास हुआ, फिर 6 से कितने बन गए? 300 बड़े कमरे, बड़े समझ सकते हो कितना बड़ा विश्वविद्यालय। छोटे छोटे कमरे नहीं होते उसमें, बहुत बड़ा 300 कमरे और 8 मंडप है, यानी कभी कभी सभी
और उसी में जो बच्चा रहता था, जो टीचर यानी शिष्य उसी में रहते थे, उसमें रहने खाने पीने हर चीज की सुख सुविधा उसी में थी। बताया तो पहले भी, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। यस। पुरातत्व विभाग, अब हम ये कैसे मान लें कि हाँ ये सही है, सत्य है, राजेंद्र प्रसाद जी जो बोल रहे हैं वो सही है, उसका कुछ ना कुछ साक्ष्य चाहिए ना, सबूत चाहिए। यस। जब मैंने बोला था कि उसको धाराशायी कर दिया गया था, तो जमीन दोष हो गया था, तो जब खुदाई करने का काम दिया गया पुरातत्व विभाग को, सबका एक विभाग होता है, ठीक है, तो पुरातत्व विभाग को दिए गए, जब खुदाई हुई तब उसमें अवशेष मिले कि वाकई में जो इन्होंने बताया है वो सच है। देखो, तो पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी जो सबूत प्राप्त हुए हैं, उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है, यानी कि जो बोल रहे हैं क्या सच है ना? यस। झूठी बनी बनाई बात नहीं है, तुम अभी भी जाकर देख सकते हो नालंदा विश्वविद्यालय, उसका मान लो 100% या 5% हिस्सा दिया गया है, अभी बहुत अंदर नीचे तक है, समझो 5%, 95% अभी भी वो अदृश्य है, और उसी में भी इतना टाइम लग गया, समझो कि कितना बड़ा होगा, तुम सोच सकते हो। आगे बढ़े। ये तो बन गया अपना नालंदा विश्वविद्यालय, वो दिखता कैसा है, पहले हम जाने कि कैसे जाएंगे वहाँ पे। दूसरा है कि नालंदा विश्वविद्यालय बाहर से हम खड़े तो देखते हैं तो कैसा दिखेगा, ये मैंने देख लिया। अब चाहिए उसमें रहने वाला, मैंने अभी बोला उसमें जो शिष्य होते थे यानी कि स्टूडेंट, जो टीचर की मैंने बोला कि बाहर नहीं निकलता था वो, तो खाने पीने वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, पढ़ने लिखने की सामग्री चाहिए ना, कहाँ से आए? तो पढ़ने गया, पढ़ने पढ़ाने का, तो इसके सिलसिले में इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, चलिए आगे बताते हैं, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय की, अच्छा आर्थिक मतलब पैसा, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य ने टीचर्स को कहा जाता, आचार्य और विद्यार्थी निश्चित बना दिए गए थे, यानी वो व्यक्ति को बना दिया गया था, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। क्यों? आगे भूमि और भवनों के दान कैसे, मैंने भूमि भी बता दिया और भवन भी, ये दान के अतिरिक्त नित्य प्रति के, यानी कि डेली, नित्य मतलब रोज के व्यय के लिए पैसा खर्च करने के लिए 100 गांव की आय अच्छे निधि के रूप में समर्पित की गई थी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो हेड थे, पहले के राजा महाराजा कर लेते थे ना, कर समझते हो? हाँ, अभी भी चलता है। उस टाइम पर कोई सोने की मुद्राएं होती थी या फिर चांदी की, या फिर अनाज दिया, जितना अनाज मान लो 100 केजी अनाज हो रहा है, इसका 1/4 एक हिस्सा कर के रूप में दिया जाता है, 3 हिस्सा जिसका जमीन हो और 1 हिस्सा कर के रूप में। तो मेन खाने पीने की है ना, और सामान की बदले पहले सामान मिलता था। तो उस टाइम जो राजा थे तो वो 100 गांव, इस एरिया में जितने होते हैं ना क्षेत्र में, तो 100 गांव को इसमें रहने वाले आचार्य को दे दिया गया था। इसके बदले जो अनाज के बदले जो कर के रूप में मुझे देते हैं ग्रामीण, वो आप रखोगे और हमेशा के लिए रखोगे, ताकि अनाज की पूर्ति हो सके,